नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सदिश राशि है? इनमें सदिश राशि के बारे में जानना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल प्रवणता। चाल प्रवणता जो है इसमें सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्वीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? इंसुलिन किससे निकलता है? इसका सही ऑप्शन होगा ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? इनमें चार ऑप्शन में देखना है कि कौन है डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा यूरासिल। यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये तीनों पाया जाता है, यूरासिल इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव रक्त का जो है रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव का रक्त जो है लाल होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी कैसे, किस प्रकार से, दाएं से या बाएं से, या पहली पंक्ति दाएं से दूसरी पंक्ति बाएं से? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंक्ति दाएं से बाएं की ओर और दूसरी पंक्ति जो है बाएं से दाएं की ओर। तो पहली हो जाएगा दाएं से बाएं की ओर और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, 4 बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा चेन्नई। चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम ये प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है किसको? घेरे की नीति या घेरे की नीति को ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहा जाता है। तो इसका जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स को। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रांड बैंक जो कि मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है ये ग्रांड बैंक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और देश, किस देश में ये घास के मैदान है? तो इसको मिलान करना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसका केटरबरी, केटरबरी कहाँ पे है? तो केटरबरी है न्यूजीलैंड में। पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ पे है? तो पुस्ताज है हंगरी में। वेल्ड, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। और पंपास, पंपास है अर्जेंटीना में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। स्वदेशी आंदोलन का ये मुख्य गीत था। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। अगला प्रश्न है,
माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो है भारत के विभाजन में पाकिस्तान निर्माण का स्वीकार किया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1947 को। कब किया गया? तो ये 3 जून 1947। इसका ऑप्शन बी नंबर 3 जून 1947। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव जो है किस आधार पर हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है भारत और संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भाग 11 और अध्याय 1। इसका सही ऑप्शन है भाग 11 और अध्याय 1। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? जो नील आंदोलन का समर्थन कर रहा था उसका नाम है हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट का संपादन कौन कर रहा था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती ने। हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया पहली बार किसने? दयानंद सरस्वती ने। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। श्रम गहन उद्योग हुआ है तो श्रम गहन उद्योग क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? श्रम गहन उद्योग। जिस उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी रेगर नक्स ने। रेगर नक्स ने दिया था। अगला प्रश्न है वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी किसको कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फिलिप्स वर्क। इसका सही ऑप्शन होगा फिलिप्स वक्र। अगला प्रश्न है बुगियाल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुगियाल या प्यार। क्वेश्चन कई बार पूछा गया बीपीएससी में बुगियाल या प्यार। तो ये पाया जाता है बुगियाल या प्यार उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस गैस के कारण, ओजोन परत के क्षरण के कारण और प्रदूषण के कारण। इनमें सभी इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन है उनको जानना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। 1 और 2 यानी व्यक्तिगत कर भी प्रत्यक्ष कर है और निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हेगेल ने।
पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले दिया था हैकेल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में। लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रत्यास्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? वनस्पति पादप जगत में सबसे बड़ा समूह किसका है? थैलोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, आर्थ्रोपोडा का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा का वनस्पति पादप जगत में सबसे बड़ा समूह किसका है? तो थैलोफाइटा का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका खाद्य हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान सुनहरी क्रांति और कुक्कुट पालन भूरी क्रांति। तो इनमें का कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति। खाद्य हरित क्रांति सही है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति ये भी सही है, उद्यान सुनहरी क्रांति ये भी सही है, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में बताना है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा ज्यादा होगा पहले, उसके बाद घटते क्रम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कौन परियोजना किस नदी पे है? यह है तिलैया परियोजना दामोदर नदी, पंचेत बांध बराकर नदी, वान सागर परियोजना सोन नदी और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है तिलैया परियोजना बराकर नदी, तिलैया परियोजना बराकर नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी, वान सागर परियोजना सोन नदी और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंड लॉक है? जो लैंड लॉक है, लैंड से घिरा हुआ सीमा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया ये लैंड लॉक नहीं है, पराग्वे लैंड लॉक कंट्री। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी धारा से बनी तंग घाटी है? ग्रैंड कैनियन घाटी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। कोलोराडो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। LM सिंघवी समिति ये पंचायती राज संबंधित है, थुंगन समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है और बलवंत राय मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, बाकी संघ शक्ति समिति का अध्यक्षता किया था, संघीय संविधान समिति ने किया था और प्रारूप संविधान के लिए जांच के लिए विशेष समिति। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में
से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दुर्लभ सिद्धांत का। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980, गोपालनचारी बनाम केरला राज 1980, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज 1983, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज 1979। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980। सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में जो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 था, उसमें दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव स्मैश और सर्विस, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से संबंधित है। लव लॉन टेनिस, स्मैश लॉन टेनिस, सर्विस लॉन टेनिस। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ में जो है धामेक स्तूप है, इसका निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महास्थान। ऑप्शन नंबर सी, महास्थान से। अगला प्रश्न है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसकी राजकीय चिन्ह था। चोल जो है तमिल का जो राजवंश है एक, इसका राजकीय चिन्ह क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ था। इसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी संबंधित है और हिंदू धर्म से भी संबंधित है एलोरा की गुफा। अगला है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में और खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि महात्मा शब्द कहकर किसने इसे संबोधित किया। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? मुस्लिम शासन को सबसे पहले भारत में किसने आरंभ किया था? इसका सही ऑप्शन होगा इल्तुतमिश ने। सबसे पहले मुस्लिम शासन को किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने। अब आइए कुछ अस्मरणीय तथ्य है उसके बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन थे। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में ही अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी रहते थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अलबरूनी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनी की। फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? तो मोहम्मद गजनवी की। उतबी किसके दरबारी कवि था? तो मोहम्मद गजनी की। फारूकी किसके दरबार में रहता था? तो मोहम्मद गजनी की। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछा गया है कि गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। और जिसका प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, ये तो बहुत ही फेमस है। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। प्रमुख युद्ध जानेंगे। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। इसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध से पूछ चुका है। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की इसमें मृत्यु हुई। पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया।
उसके बाद है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में है, गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें कि गौरी विजयी हुआ था। प्रमुख अभिलेख है, किस शासक से संबंधित कौन सा अभिलेख है? बहुत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रहता है हर एग्जाम में। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री संबंधित है, नासिक अभिलेख। और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। तो आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।